फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली हिंदू एनालिसिस का इनिशिएटिव लेकर आते हैं। डेली हमारा एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि हम द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स को जो न्यूज़पेपर आता है उसके सारे टॉपिक्स को इजी और सिंपल फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत करें। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मेरे हाथ के डेली हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जिसको हम जो अगर 60 मिनट्स की वीडियो है तो वो 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है, 50 मिनट्स की है तो वो 20 से 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। मतलब आपका 50% टाइम आपका सेव हो जाएगा, प्लस ईजी लैंग्वेज में आपको सिंपल नोट्स मिल जाएंगे आपको मेमोराइज फॉर्मेट में। ऐसा एक बार पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसे इंप्रूव करेंगे। चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इंडिया इज़ लाइकली टू स्किप चाइनाज BRI समिट। अभी चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक समिट होने वाला है, और इंडिया ने बोला है कि हम उसको समिट को स्किप करने वाले हैं। इंडिया ने उससे पहले 2017 वाली समिट को भी स्किप किया था, 2019 की भी समिट को स्किप किया था, और अभी 2023 की जो समिट है उसको भी मोस्ट लाइकली चांस है कि उसको वो क्या नाम है इसको समिट को स्किप कर देगा। ठीक है, उसके अलावा एक न्यूज़ और है, 1 सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। न्यूज़ साथ में देख लेते हैं। ऑपरेशन अजय सेड टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल फ्रॉम इजराइल। इजराइल से क्या है कि हमारे इजराइल के अंदर जो भी इंडियंस वहाँ रह रहे हैं और जो आना चाहते हैं उसके लिए हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोला है कि वो आ सकते हैं, और उसके लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है अपने इंडियंस को, लेकिन अगर कोई आना चाहता है कि हम इंडिया आना चाहते हैं तो उसके लिए ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया है। ठीक है, दोनों चीज़ें। लेकिन हमारे लिए ये काम की नहीं है कि ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है, वो किया है। हमारे लिए क्या काम की है, जो न्यूज़ UPSC RAS और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारे लिए काम की होगी वो न्यूज़ क्या है कि ऑपरेशन अजय क्या चीज़ का है, ऐसे और कौन कौन से ऑपरेशन हुए थे जो इंडिया ने किए हैं, वो सब आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ऑपरेशन अजय से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन अजय कहाँ से है? फ्रॉम इजराइल टू इंडिया सिटीजन हु विश टू रिटर्न। जो सिटीजन्स आना चाहते हैं इजराइल से उनके लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है। उससे पहले भी अभी तो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है, उससे पहले ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था। कब? 2023 में, अप्रैल से मई महीने के अंदर। फ्रॉम सूडान, जो सूडान में हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए थे गृह युद्ध के अंदर, तो उनको इंडिया लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी। याद रखना, ऑपरेशन गंगा किसके लिए किया था? यूक्रेन से, जो यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, तब जब यूक्रेन के अंदर जो हमारे इंडियंस थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया था। उसके बाद वंदे भारत ऑपरेशन वंदे भारत, ये कब था? कोविड-19 के टाइम पे लेके आए थे। उस टाइम 2020 का टाइम था, कोविड-19 के टाइम। उस टाइम डिफरेंट कंट्रीज, वर्ल्ड की जो अलग अलग कंट्रीज़ है वहाँ पर जो इंडियन फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत को लाया गया। उसके अंदर 60 लाख लोग जो कि अपने विदेशों के अंदर रह रहे हैं, उन सभी लोगों को वंदे भारत के तहत इंडिया लेकर आया गया। उसके बाद ऑपरेशन समुद्र सेतु, मतलब उसी टाइम पे जो कोविड-19 के टाइम वंदे भारत तो था ही, साथ के साथ ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था। वो एक नवल ऑपरेशन था, यानी जो समुद्र के थ्रू जिनको लेकर आया गया था उसमें 4000 के अराउंड सिटीजन्स को लाया गया था। उसमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक और लैंडिंग शिप टैंक्स, जिसके अंदर एक तो नवल शिप जलस्वा, एरावत, शरदूल और मगर, इन ये जो भी नवल शिप्स है, इन चारों शिप्स का यूज करके हम किसको लेके आए थे? 4000 के लगभग इंडियन सिटीजन्स को यहाँ पर इंडिया लेकर आया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ध्यान रखना। उसके बाद एक ब्रुसेल्स से भी इवोकेशन हुआ था फ्रॉम, ये भी ऑपरेशन है इवोकेशन फ्रॉम ब्रुसेल्स। जब बेल्जियम से इंडिया के अंदर लेके आया था उसके अंदर फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था, तब कुछ इंडियंस को 2016 के अंदर ब्रुसेल्स जो बेल्जियम के अंदर है वहाँ से लेकर आया गया। उसके अलावा ऑपरेशन राहत में यमन से इंडिया में लेके आया था 2015 के अंदर। जो हमारे इंडियंस है वो 5600 लोगों के आसपास, जो 5500 लोगों इंडियंस के आसपास के लोगों को कहाँ लेके आया गया था? इंडिया लेके आया गया था। कहाँ से? यमन से। याद रखना, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, उसके अलावा ऑपरेशन वंदे भारत। उसके बाद एक ऑपरेशन मैत्री भी है, जो नेपाल से इंडिया में जब 2015 में अर्थक्वेक आया था उस टाइम नेपाल से इंडिया के अंदर लेके आया गया था ऑपरेशन मैत्री के थ्रू। उसके बाद ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, लीबिया से इंडिया के अंदर 2011 के अंदर 15400 इंडियंस को, जो 15,400 इंडियंस को लेकर आया गया। कहाँ से? लीबिया से। ठीक है, ये सिंपल समझ में आ गया होगा। अभी याद रखना ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011 में। ये सब चीज़ें क्यों याद रखनी? क्योंकि मेंस में आप इसको आंसर को राइट डाउन कर सकते हो। पहले इसका ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इसमें से ऑपरेशन मैत्री का क्वेश्चन आ चुका है UPSC के अंदर, तो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है, ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है। सिंपल 1 लाइन का क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना अपने को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया इज़ लाइकली टू स्किप चाइनाज BRI समिट। ऑलरेडी न्यूज़ देख ली है। अभी क्या है कि इंडिया ने ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समिट को स्किप करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इंडिया इसलिए उसको स्किप करना चाह रहा है क्योंकि एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, उसके तहत उन्होंने अपने जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को निकाला है, एक कॉरिडोर को, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। इस कारण से भारत इसका विरोध कर रहा है। ऊपर से चाइना की हम डेप ट्रैप पॉलिसी को जानते हैं कि चाइना लोगों को कैसे फंसाता है अपने जाल के अंदर। तो इस तरह इसलिए इंडिया इज़ नॉट सपोर्टिंग चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना की ये BRI समिट को हमने ऑलरेडी 2 बार स्किप कर दिया है, और अब तीसरी बार भी हम मोस्ट चांसेस यही है कि स्किप होने वाला है। अभी तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट मोस्टली चांस यही है कि इंडिया इज़ लाइकली टू स्किप चाइनाज BRI समिट। ठीक है, सबसे पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब समझ लो।
ये चाइना का एक ग्रुप इनिशिएटिव है जिसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है ग्लोबल ग्रुपिंग को। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस टू एनर्जी की एक्सेस एंड चाइनीज़ इंडस्ट्री की डिमांड क्रिएट करना, कि अगर सोचिए कि बेल्ट एंड चाइनीज़ इंडस्ट्री अपने माल को वर्ल्ड के किसी भी देश में पहुंचा सके, ताकि इस इनिशिएटिव के थ्रू, इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू यहाँ सभी देश अगर उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो चाइनीज़ इंडस्ट्रीज अपना सामान वहाँ आसानी से पहुंचा सकती है। तो वहाँ पर एक डिमांड क्रिएट होगी चाइनीज़ इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा एनर्जी को एक्सेस करने के लिए और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स उसके लिए। अब ना एक चीज़ और समझो, चाइना टू एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना से एशिया को जोड़ा जाएगा, एशिया से यूरोप और अफ्रीका सारे देशों को, जो जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स है, अमेरिका को नहीं जोड़ा गया इसके अंदर, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। अभी जस्ट ये इनिशिएटिव अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। अराउंड इसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 2013 से 2020 के अंदर $750 बिलियन का अराउंड इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च तो कर दिया है, पर उसमें दिक्कत क्या है, चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी। सभी जानते हैं कि चाइना क्या करता है, लोन देता है, डेट देता जाता है, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है। फिर धीरे धीरे जैसे श्रीलंका है तो वहाँ के हम्बनटोटा पोर्ट है, उस हम्बनटोटा पोर्ट को भी किसने, चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया, क्योंकि हम श्रीलंका पैसे डेप्ट का पेमेंट नहीं कर पाया। इस कारण से उन्होंने उनको प्रेशर में डाल के हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है, जिस पर ओनली चाइना का ही राइट होगा। अब आप सोचिए कि श्रीलंका की जो सोवरेन टेरिटरी है उसको खतरा कौन पहुंचा रहा है, चाइना। वो उनके पर्सनल जो इंटरफेयर कर रहा है उनके मामलों के अंदर। तो इस तरह चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी सबसे बड़ा इशू है। बांग्लादेश के साथ भी वो ऐसे ही ट्राई करना चाह रहे हैं, नेपाल के साथ भी करना चाह रहे हैं, जो भी उनकी कंट्रीज इसमें इंक्लूड होती है, पहले वो खूब सारा लोन दो और उसके बाद धीरे धीरे उसको अपने डेट ट्रैप में फंसा दो। ठीक है। न्यू कॉलोनिज्म कैसे, जैसे पहले यूरोपियन कंट्री जैसे भारत, एक तरह से ब्रिटिश ने जब अपनी जब ब्रिटिश ने क्या किया, कॉलोनाइज कर दिया था, हम उसकी ब्रिटिश की कॉलोनी थे एक तरह से। तो अब चाइना भी अपने डेट ट्रैप पॉलिसी या इस तरह से इस इनिशिएटिव के थ्रू वहाँ की उनके जो सोवरेन मामले हैं उनमें इंटरफेयर करेगा और एक नया धीरे धीरे उनको दबाव में डालकर एक तरह से चाइना अपने सारे काम बनवाएगा। तो ये एक तरह से न्यू कॉलोनिज्म को जनरेट कर रहा है। 2021वीं सेंचुरी का मार्शल प्लान है चाइना का। ड्यूअल नेचर ऑफ प्रोडक्ट, चाइना का डबल नेचर ऑफ प्रोडक्ट है। कैसे, जैसे एग्जांपल है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, वो एक कोलंबो पोर्ट सिटी बना रहा है प्रोजेक्ट श्रीलंका के अंदर। अब श्रीलंका में एक कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। उसका मेन उद्देश्य कमर्शियल तो है ही, साथ में स्ट्रेटेजिक भी है कि इंडिया को चारों तरफ से घेरना, ये भी उद्देश्य है। तो चाइना जो ड्यूअल नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी है चाइना का पॉलिसी का। अब इंडिया का स्टैंड क्या है, तो इंडिया नॉट जॉइन BRI एज। अभी मैंने आपको समझा दिया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है वो पास हो रहा है कहाँ से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, एज CPEC इज की कंपोनेंट ऑफ BRI। ठीक है, सिंपल। अब इसके लिए इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए है, तो इंडिया एक ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है। हम पहले लुक ईस्ट पॉलिसी पर थे 2014 के बाद, हम एक ईस्ट पॉलिसी पर कि हम पहले देख रहे थे सिर्फ ईस्ट की साइड में, अब हम काम भी कर रहे हैं। उसके अंदर जो यहाँ की 10 कंट्रीज़ है एशियन ग्रुप की, उनकी तरफ हमारा फोकस बढ़ चुका है। उसके अलावा सागर विजन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी जो हिंद महासागर है एंड जो पैसिफिक ओशियन के अंदर जो देश है उनके अंदर, हिंद महासागर के जितने भी देश है उनकी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ के लिए भी इंडिया फोकस करेगा। उसके अलावा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पर हमारा वो इनिशिएटिव है, उसके हम मेंबर है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के भी हम पार्ट है। उसके अलावा क्वाड के हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी जो डायलॉग है जिसके अंदर USA, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जो 4 कंट्रीज उसके अंदर है, तो उसके अंदर भी इंडिया पार्ट है। उनका इंडो पैसिफिक के अंदर शांति बनाना और चाइना का जो अग्रेसिव नेचर है उसके साथ में डील करना, उसका उद्देश्य है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो अभी G20 के अंदर अभी फाइनल हुआ था, तो इंडिया क्या कर रहा है, मिडिल ईस्ट के साथ जुड़ेगा, फिर उसके बाद यूरोप के साथ जुड़ेगा। इस तरह तीनों देशों के जब हम तीनों जो कॉन्टिनेंट है सबके साथ जुड़ेंगे तो ये धीरे धीरे इंडिया का भी इनिशिएटिव है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अभी एक न्यूज़ और चल रही है, 3.21 लाख अपील्स पेंडिंग विद इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उनके पास 3.21 लाख अपील पेंडिंग है। ठीक है, ये न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड है ना, ये देखो 3.21 लाख अपील्स पेंडिंग विद इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो अभी इतनी अपील्स पेंडिंग चल रही है इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास में। तो क्या ये न्यूज़ हमारे लिए काम की है? नहीं, न्यूज़ हमारे लिए काम की नहीं है। हमारे लिए क्या काम की है कि इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन होता है, उसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या फंडामेंटल राइट है या नहीं है, उसके अलावा और क्या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे इसके साथ में। सबसे पहले क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है, तो बिल्कुल राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है। किसके अंदर? आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और किस केस याद रखना, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यानी जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस जो राजनारायण केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का 1976 में उन्होंने बोला है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना है आपको। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन 2005 विच प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर एक्सरसाइज दिस फंडामेंटल राइट। गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है द राइट टू RTI एक्ट 2005 भी है, जिसको गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि वो फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करने के लिए मशीनरी प्रोवाइड करने का काम करेगा। क्योंकि देखो हमने बोल तो दिया कि ये फंडामेंटल राइट है, अगर कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन, किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, सोचिए आप 1 सेकंड के लिए, तो वो क्या करेगा, अगर नहीं मिलेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाएगा आर्टिकल 32 के अंदर कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है। लेकिन फिर ऑफिशियली 2005 में एक एक्ट लाया गया जिसके थ्रू
प्रॉपर बार बार किसी आदमी को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़े। सुप्रीम कोर्ट लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। उसके लिए देखो आरटीआई 2005 की आप सुन लो, समझ लो उसको, उसका एम्पावर करता है ऑर्डिनरी क्वेश्चंस को एम्पावर करने का काम करता है। टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग, यानी गवर्नमेंट और उसकी वर्किंग को क्वेश्चन करने के लिए ये ऑर्डिनरी क्वेश्चंस को एम्पावर करने का काम करता है आरटीआई 2005। याद रखना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का काम क्या है कि वो जो कि गवर्नमेंट और उसकी वर्किंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है ऑर्डिनरी क्वेश्चंस, तो उसको गवर्न करने का काम करता है। उसके अंदर सिंपल एक आदमी को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट और उसकी वर्किंग की, उसकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है गवर्नमेंट के अंदर आती है, एजेंसी जाती है जिनको गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होती है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होती है या गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंस्ड होती है, उन सभी बॉडीज़ की इन्फॉर्मेशन जानने का राइट किसके पास है, मतलब हमारे इंडियन सिटीजन को। उसके अलावा एनी डिले इन इन्फॉर्मेशन इज लाइबल फॉर पेनल्टी, अगर इन्फॉर्मेशन में कोई भी डिले होता है तो वो किसके लिए, पेनल्टी के लिए भी लाइबल है, ध्यान रखना। अब इन्फॉर्मेशन दैट इज एग्जेम्प्टेड, आप सोचिए कि सारी इन्फॉर्मेशन क्या ले सकता है आदमी, नहीं। कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि इंडिया की सोवेरेनिटी, इंडिया की इंटीग्रिटी के अफेक्ट कर रही है, उस इन्फॉर्मेशन को इस आरटीआई एक्ट 2005 से एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो नहीं भी देंगे तो भी वो आरटीआई एक्ट 2005 में कवर नहीं होगी और उस पर कोई भी पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है। अब समझ लो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या होता है, सीआईसी 2005 में आया था, ठीक है। ये किसके थ्रू आया था, ये आरटीआई एक्ट 2001 के थ्रू आया था। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है, न कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं हुआ है बल्कि एक लॉ के थ्रू पास हुआ है, इसलिए इसको स्टेटूटरी बॉडी बोला जाएगा। इसके मेंबर्स कौन है, एक तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है एक, और इसके अंदर 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं। एक सीआईसी होता है और उसके नीचे मतलब उसके अलावा 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। ओहो, याद रखना सिंपल सी चीज़ें है। मैं एक्सप्रेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करता है लेकिन रिकमेंडेशन कौन देता है, एक कमेटी, और कमेटी के अंदर मेंबर्स कौन है, सबसे पहला मेंबर है प्राइम मिनिस्टर जो कि इसका चेयरपर्सन होता है। उसके अलावा अपोजिशंस के लीडर होते हैं जो कि लोकसभा के अंदर अपोजिशन के लीडर। तीसरा, अगर और सोचिए कि अपोजिशन ही नहीं है, तो अगर अपोजिशन नहीं है तो जो मेजोरिटी वाली पार्टी होगी उसका लीडर, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को भी नॉमिनेट किया जाएगा इस कमेटी में। ये तीनों जने मिलकर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे मतलब चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को, ठीक है। उसके अलावा सीआईसी एंड आईसी उनका टेन्योर 65 ईयर्स तक होता है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और भी प्रेस्क्राइब कर दे विच एवर इज एल्डर, जो पहले हो, या तो 65 साल, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल देगी नहीं 63 होगा तो 63 जी जो पहले हो। अब सीआईसी के फंक्शंस क्या है, तो सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन कंप्लेन करता है किसके कारण, अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की है उसने आरटीआई एक्ट 2005 के तहत, और अगर उसको उससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है तो उसको रिसीव करना, उसमें इंक्वायरी करना, ये काम है सीआईसी का। उसके अलावा शिव मोटो भी इंक्वायरी कर सकता है अगर सीआईसी चाहे कि अगर उसको लगता है कि ये काम इन्फॉर्मेशन को देने का काम प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है तो सीआईसी चाहे तो शिव मोटो भी इस पर कार्रवाई कर सकता है। उसके अलावा पावर टू समन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अगर सीआईसी को लगता है कि कई डॉक्यूमेंट्स को समन करने का भी पावर सीआईसी के पास है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर, अगर उसको नए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किसी व्यक्ति को बुलाना है इन समन करके, तो वो ये काम कर सकता है। सीआईसी के पास सिविल जो हमारे सिविल लॉ है उसका भी पावर सीआईसी के पास है, ठीक है। उसके अलावा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, इसको हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होगा और मैक्सिमम 10 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। एक स्टेट सीआईसी होगा और उसके नीचे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे 10 उसके साथ में। उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो वो भी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा। रिकमेंडेशन कौन देगा, एक कमेटी के द्वारा, अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा, जिसके चेयरपर्सन कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये याद रखना। अब इसके अंदर इश्यूज़ क्या है, हमने इतनी सारी चीज़ें तो समझ ली, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपील्स पेंडिंग चल रही है इतनी सारी, तो वाई दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग। ये प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर की चीज़ों को डिले बहुत किया जाता है। एवरेजली सीआईसी टेक 388 डेज, मतलब एक साल से भी ज़्यादा टाइम लगता है अगर किसी अपील को डिस्पोज करना है तो, जबकि ओनली टाइम 30 डेज का दे रखा है। इतने कम टाइम दे रखा है, लेकिन अपील में क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा है, डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा नो पेनल्टी, यानी अगर जब गवर्नमेंट की संस्था है सीआईसी एसआईसी ये टाइमली इस पर काम नहीं करती है तो भी उन पर कोई पेनल्टी नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एक दूसरे साठ गार्ड से चलता है सारा मामला, तो शासन प्रशासन। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि कोई पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है, और अगर कोई पेनल्टी नहीं होगी तो उसके कारण उनमें कोई फियर नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, तो ये भी सबसे बड़ा इशू है। वैकेंसी बहुत है इन्फॉर्मेशन इसके अंदर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर जो सूचना राज्य सूचना आयोग और राष्ट्रीय सूचना आयोग है उनके अंदर वैकेंसी को जल्दी से जल्दी फुलफिल करो। तो जब वैकेंसी होगी तो काम कैसे होगा, वर्किंग कैसे होगी, और किसको रिस्पॉन्सिबल लाइबल बनाया जा सकता है। जब वैकेंसी है तो जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के अंदर जो मेन पर्सन होगा वो यही बोलेगा कि वैकेंसी है डिपार्टमेंट में तो हम काम कैसे करें। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है। कितनी बार मामलों को आउट ही सेटल बाहर ही सेटल कर लिया जाता है और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास पहुंच ही नहीं पाता है मामला, तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी की कमी है। इसके अंदर करप्शन हो जाता है, कितनी बार फंडिंग वाइज की करप्शन हो जाता है कि अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी है और अगर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर से पहले ही वहाँ करप्शन हो जाता है, उस आदमी को सेट कर लिया जाता है पैसे देकर, तो इस तरह ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है। अब नेक्स्ट एडिटोरियल सुन लो, प्रेस फ्रीडम इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्रेस की फ्रीडम, ये एडिटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छे से मैंने सिंपल फॉर्मेट में नोट्स बना रखे हैं
पूरे जो एडिटोरियल है आपको मतलब इतना आसानी से समझ में आने वाला है ना, आपको लगेगा मज़ा आ गया। ठीक है, सबसे पहले ए फ्री प्रेस डिस्प्ले क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी। 1 सेकंड में पानी पी लेता हूँ। ए फ्री प्रेस प्ले ए क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड फोस्टरिंग ए ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अब मेरी बात को समझो, आप एक चीज़ सुनिए कि प्रेस फ्रीडम, इंडिया के अंदर प्रेस को फ्रीडम होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर क्या होगा, हमारी प्रेस फ्रीडम होगी, मतलब प्रेस फ्री होगी, वो अगर प्रॉपर जर्नलिज्म कर सकती है तो सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा, हमारे देश की डेमोक्रेसी को। हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, वो हमारे देश का चौथा पिलर है। जैसे कि 3 पिलर्स तो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव और उसके अलावा जुडिशरी। उसके अलावा चौथा पिलर है मीडिया। अगर वो फ्री होगी तो हमारे देश के लिए अच्छा है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। उसके कारण कोई भी जो दूसरी विंग्स है, जो कि जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, वो इस चीज़ के अंदर दूसरों को मतलब वो अपने पावर का अत्यधिक यूज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि मीडिया उनको लोगों के सामने लेकर आ सकती है। तो मीडिया का पावर होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि प्रेस फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी सबसे पहले एक फ्री प्रेस का मतलब क्या होता है। अगर फ्री प्रेस होगी तो वो एक क्रूशियल रोल प्ले करेगी किसके अंदर, डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने में, और एक ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट को बनाए रखने के लिए और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाए रखने के लिए एक फ्री प्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेस फ्रीडम का मतलब, जो प्रेस फ्रीडम को समझ लो, सबसे पहले तो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो अलाउ करता है जर्नलिस्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को कि आप ऑपरेट करो विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यानी प्रेस फ्रीडम का मतलब होता है कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो अलाउ करता है जर्नलिस्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो ऑपरेट कर सके विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यानी बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के आप जो जर्नलिस्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो आराम से उनका प्रॉपर वर्किंग कर सके। दैट अलाउ जर्नलिस्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यानी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। सबसे मेन इसकी प्रेस फ्रीडम के एस्पेक्ट सुन लो। एक तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन की एक्सेस मिलनी चाहिए। उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर उनको चाहिए तो उनको मिलनी चाहिए, तभी वो उस पर प्रॉपर उस फैक्ट का एनालिसिस करके लोगों के सामने एक्चुअल फैक्ट को ला सकते हैं। अगर उनको इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं की जाएगी, उनको दबा दिया जाएगा, तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो अगर हमारे को प्रेस फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए हमको सबसे पहले उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का राइट भी देना होगा कि उनके पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड हो जाए। इंडिपेंडेंस, यानी वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सके, वो एक्चुअल वही फैक्ट जो वास्तव में सही है उनको कर सके, वो किसी भी संस्था के तहत दबे हुए नहीं होने चाहिए। इस तरह उनकी इंडिपेंडेंस को खतरा नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ सोर्स, उनको प्रोटेक्शन ऑफ सोर्स, यानी उनको अगर कोई भी सोर्सेज है, जैसे कि कोई जर्नलिस्ट है, अगर उनको कहीं सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सोर्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। हमारे लॉ इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए जिसके कारण प्रेस फ्रीडम को और बढ़ावा मिल सके इस तरह। उसके अलावा डाइवर्सिटी, उनका सबसे बड़ा काम क्या होना चाहिए कि वो डाइवर्सिटी का काम कर सके। उनकी जो थॉट प्रोसेस है, अलग अलग जर्नलिस्ट की अलग अलग थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है, तो उस हिसाब से उनको वर्किंग करनी चाहिए। और साथ के साथ ही उनको ये भी देखना चाहिए कि हम कोई गलत न्यूज़ को नहीं फैला रहे हैं। हमारा जो न्यूज़ होनी चाहिए वो एग्जैक्ट एंड रियल एंड फैक्टफुल होनी चाहिए, और वो हमारे देश के हित में होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के हित में होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि देश के हित का मतलब है कि डेमोक्रेसी के हित में होनी चाहिए, जो सही है वो छापना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे देशों की फंडिंग का यूज करके हमारे देश की सोवरेनिटी को खतरा पहुंचा रहे हो। तो ये भी सबसे बड़ा एक तरह से इशू है। तो मैंने आपको 4 चीज़ें समझा दी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं, तो सबसे मेन है कि इस पर राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो आर्टिकल 19(1)(a) के हिसाब से एक आदमी को अपने एक्सप्रेशन का फ्रीडम है। तो इस तरह अगर फंडामेंटल राइट सबसे बढ़ावा किसको देता है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को। तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमारे पास राइट है। स्टेटस ऑफ प्रेस फ्रीडम इन इंडिया, इंडिया के अंदर प्रेस फ्रीडम का स्टेटस क्या है, तो अभी समझ लो कि एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च होती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वो क्या करती है, कंट्रीज़ को रैंकिंग देती है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ फ्रीडम। जर्नलिस्ट को जितनी फ्रीडम दी जा सकती है उसके हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाती है, और इसको पब्लिश किया जाता है। इसका जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है जो इसको पब्लिश करती है, 2002 से पब्लिश कर रही है। याद रखना, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लॉन्च कौन करती है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2002 से आ रही है। इंडिया की रैंकिंग है 161, 180 कंट्रीज़ को रैंकिंग देती है, उसमें से इंडिया की रैंकिंग है 161 अभी 2023 में, और 2022 में 150 रैंकिंग है। अब आप सोचिए, और इनका इंडिया का स्कोर है 36.62 आउट ऑफ 100। एक छोटी सी चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कितनी बार ये जो संस्थाएं बाहर वाली होती है, ये अपनी रैंकिंग देती है, वो इंडिया के साथ पक्षपात करती है। एक्चुअली उनको ऐसा लगता है कि इंडिया ही सबसे खराब है। उनकी रैंकिंग में वो सारे फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। आप जब यूएसए और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को देखेंगे तो उनकी रैंकिंग ऑटोमेटिक ऊपर मिल जाती है, जबकि वहाँ पर भी बहुत इश्यूज है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये एक तरह से पक्षपात तो किया जाता ही है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया ही नहीं जाता है, सिर्फ कुछ फैक्टर्स के हिसाब से डिसीजन दे दिया जाता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पक्षपात है। इंपॉर्टेंस, डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर प्रेस फ्रीडम होने का सबसे बड़ा मतलब फायदा क्या है, तो उसके कारण डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहेगी। अगर फ्रीडम को प्रेस मतलब जो हमारी प्रेस है उसको फ्रीडम होगी, उनको आज़ादी होगी, तो उसका सबसे बड़ा फायदा डेमोक्रेसी को मिलेगा, हमारी डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगी। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, यानी अगर प्रेस आज़ाद है, हमारी मीडिया अगर आज़ाद है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हर आदमी के पास पहुंचेगी और सही और रियल पहुंचेगी। अगर वो
स्वतंत्र है तो। उसके अलावा चेक ऑन पावर, यानी गवर्नमेंट अपने पावर का गलत यूटिलाइज ना करे, उसके लिए भी मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपने पावर का गलत यूज कर रही है तो मीडिया उसको लोगों के सामने लाकर गवर्नमेंट की पोल खोल सकती है और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट इलेक्शन में उनको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह कोई करप्शन होता है तो चेक ऑन पावर, यानी मीडिया का सबसे बड़ा काम क्या है कि जो अगर कोई भी गवर्नमेंट अपने पावर का मिस यूटिलाइज कर रही है तो उन पर चेकिंग करने का काम भी मीडिया का है, अगर स्वतंत्र होगी तो। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करती है, अगर कोई करप्शन हो रहा है तो उसको ये रिपोर्ट करके जर्नलिस्ट लोग, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, देश के अंदर करप्शन फ्री देश, डेमोक्रेटिक देश को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ावा दिया जाता है। डाइवर्स वॉइस, अलग अलग वॉइस की बात करते हैं, देश की हर तबके की वॉइस को उठाने का काम किसका है, मीडिया का। जो लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट नहीं सुन रही है उसकी आवाज़ अगर मीडिया पर आती है, वो न्यूज़ मीडिया में छपती है, तो उसका कारण क्या, सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करने का काम, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है या बहुत सारी चीज़ों में इशू हो जाता है, गवर्नमेंट की साइड से कोई फाइल अटक गई है, तो अगर मीडिया है तो मीडिया के पास वो व्यक्ति जाता है तो उस व्यक्ति को उसके फंडामेंटल राइट्स का अधिकार भी मिल जाता है। उसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडिंग, यानी अगर हमारी देश की मीडिया स्वतंत्र होगी तो हम वर्ल्ड वाइड एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर काउंट होंगे। उसका बेनिफिट ये भी मिल सकता है कि हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसके कारण हमारे देश की इमेज भी वर्ल्ड वाइड बढ़ती है और जिसके कारण हमें दूसरे जो भी परमानेंट सीट है उसके लिए भी हमारे चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन कौन कौन से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन भी पढ़ लो। फ्री मतलब जो प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड की कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर है, तो एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। प्रेस काउंसिल एक 1978 के थ्रू उसकी स्थापना हुई है। उसका उद्देश्य क्या है, प्रेस फ्रीडम को प्रमोट करना, और जो ये संस्था है ये एक वॉच डॉग की तरह काम करती है और जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि प्रेस फ्रीडम को बढ़ावा देना। उसके अलावा एक मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, वो अपने आप में एक मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट बॉडी है। इसका काम है कि पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना और गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करना, जो कि मीडिया सेक्टर, इंडिया के अंदर मीडिया सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसी एंड गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करने का काम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। ये सब प्रेस फ्रीडम के लिए इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रेस फ्रीडम के लिए लाइबल है और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, इनकरेज करने के लिए। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन। उसका ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जिसके अंदर प्राइवेट टेलीविजन न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं इंडिया के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है। एक तो प्राइवेट टेलीविजन न्यूज़, एक जो करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, इनके द्वारा एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है और ये भी ध्यान रखती है कि मीडिया की जो फ्रीडम है, मीडिया की आज़ादी है वो बनी रहे। एक एडिटोरियल गिल्ड ऑफ इंडिया है, वो भी वॉलंटरी एसोसिएशन है किसका, लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स है एंड न्यूज़ मैगजीन्स इन इंडिया के अंदर। एक तो न्यूज़ मैगजीन्स, एक न्यूज़ पेपर्स है, उनके जो एडिटर्स होते हैं जो उनको छापते हैं, जो उनके एडिटोरियल एडिटर्स होते हैं जो, उनका वॉलंटरी एसोसिएशन है और उसका काम भी है कि वर्ल्ड जो हमारे इंडिया की जो फ्रीडम है, प्रेस फ्रीडम, उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। उसके अलावा लीगल सिस्टम भी इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा करता है, जैसे जुडिशरी है, कोर्ट्स है, वो उनका उद्देश्य यही होता है कि प्रेस फ्रीडम, मीडिया की फ्रीडम बनी रहे। वो ट्राई यही करते हैं कि मीडिया की फ्रीडम को हमेशा, जो हमारी प्रेस की फ्रीडम है वो बनी रहे। कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस ले एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी जो फाउंडेशंस है उस पर फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब सबसे बड़ा उसका आधार चक्र है किसका, ऑल डेमोक्रेटिक, जो भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी इंडिया के जितने भी ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी फाउंडेशंस का, उनकी नींव कौन, सबसे बड़ी उसकी नींव कौन सी है, आधारशिला फ्रीडम ऑफ प्रेस। और ये कौन सा केस था, रोमेश थापर नाम से केस था वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 1950 की बात है। उसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए उन्होंने बोला कि एक तरह से पिलर है हमारे डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती के लिए। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर अभी अपन ने पढ़ा है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इंटरनेशनल लेवल पर रैंकिंग देने का काम करते हैं और उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर रैंकिंग कम मिलेगी तो वो देश उनकी फ्रीडम को बढ़ाने की कोशिश करेगी, रैंकिंग बढ़ाने के लिए। अब चैलेंजेस क्या है, जो वर्ल्ड वाइज जो हमारी जो फ्रीडम है, प्रेस फ्रीडम, उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इंडिया के अंदर भी बात कर सकते हैं कि चैलेंजेस क्या है, तो लीगल एंड रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको लीगल बेकिंग नहीं होती है। अगर लीगल बेनिफिट और लीगल हमारे जो रेगुलेशंस है वो स्ट्रेंथ नहीं है, वहाँ उनकी दिक्कत आ जाती है। कितनी बार नियम इतने स्ट्रिक्ट बने हुए हैं, उसके कारण क्या है कि अगर कोई जैसे कि इंडिया की सॉवरेनिटी के खिलाफ बोल रहा है, ऐसा बोल के कितनी बार सही न्यूज़ को भी उस मामले में डाल के उस न्यूज़ को दबा दिया जाता है। तो इस तरह लीगल एंड रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट इंडिया के लिए। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट भी कितनी बार इस मामले में इंटरफेयर कर देती है कि आप इसको इस कारण नहीं इस न्यूज़ को छाप सकते हो, या गवर्नमेंट का इंटरफेयर के कारण न्यूज़ चैनल वाले भी डर जाते हैं। वायलेंस एंड थ्रेट, कितनी बार उन जर्नलिस्ट को धमकी दी जाती है, उनकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। सेल्फ सेंसरशिप, खुद आदमी जो न्यूज़ चैनल वाला होता है, जो हमारा जर्नलिस्ट होता है, वो खुद भी कितनी बार डर जाता है कि यार मुझे इस न्यूज़ से दूर रहना चाहिए, ये हम उसके जो मिलने वाले हैं उनके खिलाफ न्यूज़ होती है तो वो खुद इससे पीछे हट जाता है। उसके अलावा ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी जो न्यूज़ चैनल है एक्चुअल में जो न्यूज़ बोल रहा है और न्यूज़ की जो पीछे जो फंडिंग है वो कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। जैसे अभी न्यूज़ क्लिक नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने क्या किया है कि उनकी ऐसा निकला है, जो CBI बोल रहा है, CBI के हिसाब से कि चाइना उसकी फंडिंग कर रहा है। अगर चाइना से फंडिंग ले रहे हैं तो अगर ओनरशिप कहीं दूसरी संस्था से है तो वो भी सबसे बड़ा इशू है कि जो ओनर बोलेगा वैसा काम करने पड़ेगा। तो जो जर्नलिस्ट है उसकी तो चलेगी नहीं, क्योंकि संस्था उसकी नहीं है, वो सिर्फ लोगों के सामने एक चेहरा है, लेकिन एक्चुअल में फीडबैक कहीं और से आ रही है।
उसके अलावा डिफेमेशन, कितनी बार न्यूज़ चैनल वालों को ये भी डर रहता है कि हमारी न्यूज़ चैनल की डिफेमेशन नहीं हो जाए, टीआरपी नहीं कट जाए, उसके डर से भी ये भी सबसे बड़ा इशू है। मेजर्स क्या है, तो मेजर्स यही है, जो चैलेंजेज है उसके रिवर्स कर दो। तो मेजर्स सबसे पहले लीगल प्रोटेक्शन को मजबूत करो, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक स्पेशली इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए प्रेस फ्रीडम के लिए। उसके अलावा जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन दो, अगर अभी ये वाला जो चैलेंजेस के अगेंस्ट देख लो, प्रमोट करो ट्रांसपेरेंसी को, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसपेरेंसी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बढ़ावा दो इसके अंदर। उसके अलावा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसको बढ़ावा दो, एक जर्नलिस्ट एक एथिक्स को बढ़ावा दो। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी न्यूज़ क्लिक है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे भी जर्नलिस्ट होते हैं जो अपने देश के लिए गलत न्यूज़ को फैलाते हैं, हमारे देश को पीछे करने के लिए गलत न्यूज़ को फैलाने का काम करते हैं। तो एक प्रॉपर जर्नलिस्ट एथिक्स भी होना चाहिए, जिससे कोई भी संस्था अपना डिसीजन लेने से पहले, मतलब कोई भी जर्नलिस्ट है वो ये सोचे कि हम हमारे देश की सोवरेनिटी के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर जर्नलिस्टिक एथिक्स भी प्रमोट करने की जरूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक सुन लो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इज ए सॉन्ग इन ए लूप। ठीक है, मैं आपको इसकी न्यूज़ दिखा देता हूँ। प्रेस फ्रीडम तो आपको समझ में आई गई होगी, ये शशि थरूर जी के द्वारा छापा गया है एडिटोरियल, शशि थरूर जी ने लिखा है इसको। अभी अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं, हम सब क्या देखेंगे, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देखेंगे। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूएन चार्टर के थ्रू। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन से 6 ऑर्गन्स उनका पार्ट है, जिसमें जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल आ गई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आ गई, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, और उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऐसे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। उनमें से एक पार्ट कौन सा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर। इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, उसके अलावा रशिया, फ्रांस और चाइना। इस तरह 5 देश तो परमानेंट थे। उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, उनमें से वो 2 साल के लिए होते हैं, और 5 इलेक्टेड होते हैं। हर साल 5 को इलेक्ट किया जाता है, और एक जो भी नॉन परमानेंट मेंबर है उसकी टर्म 2 साल के लिए होती है। प्रेसिडेंसी रोटेट होती है, हर महीने प्रेसिडेंसी चेंज होती है। 15 मेंबर्स के बीच में प्रेसिडेंसी हर महीने चेंज हो जाती है। इंडिया की प्रेसिडेंसी दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 था, उस टाइम पे इंडिया प्रेसिडेंट था किसका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, 1 महीने के लिए। अब नेक्स्ट सुनो, इसके अंदर एक मेंबर के पास एक वोट का राइट होता है, और परमानेंट 5 के पास वीटो पावर है, और वो वीटो पावर का यूज करके किसी भी मामले को रोक सकते हैं, उस पर वीटो लगा सकते हैं, ऐसा। अब यूनाइटेड नेशन की कमेटी रिजोल्यूशंस, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं और अब भी आ सकते हैं कि रिजोल्यूशन याद रखना। एक तो 1373, एक रिजोल्यूशन है 1267। किससे रिलेटेड है, टेररिज्म से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आता है कि टेरर से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कौन रिजोल्यूशन नंबर कौन से, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन 1373 या 1267 किससे रिलेटेड है, तो टेररिज्म से रिलेटेड है। ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ, 1267 और 1373 किससे रिलेटेड है, टेररिज्म से। उसके अलावा रिजोल्यूशन 1540 है, वो किससे रिलेटेड है, अगेंस्ट न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के अगेंस्ट कौन सा, रिजोल्यूशन 1540 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उसके अंदर नॉन प्रोलिफरेशन कमेटी के द्वारा ये रिजोल्यूशन पास किया गया था, उसके लिए एक नॉन प्रोलिफरेशन कमेटी बनाई गई थी उस रिजोल्यूशन के तहत। इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया 8 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। अब इंडिया बोलता है कि हमें भी परमानेंट मेंबरशिप दो। उसका रीजन क्या है कि हमने 43 पीस कमिंग मिशन को, हमने इंडिया के जो भी वर्ल्ड वाइड जितने भी पीस कमिंग मिशन होते हैं, इंडिया सबसे आगे रहता है। ह्यूमंस जो इंडिया का पार्टिसिपेशन होता है ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के अंदर, उसके अंदर इंडिया का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा रहता है। पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा है, डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जीडीपी ज़्यादा है, कल्चर सिस्टम इंडिया का कल्चर डिफरेंट कल्चर है इंडिया के अंदर। पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया के अंदर वर्ल्ड के सारे कल्चर इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। इंडिया के अंदर वर्ल्ड की जितनी भी डाइवर्सिटी है, भले जियोग्राफिक डाइवर्सिटी हो, भौगोलिक डाइवर्सिटी हो, या फिर क्या नाम है जो कल्चरल डाइवर्सिटी हो, सभी टाइप की डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर मिल जाएगी। और पॉलिटिकल सिस्टम भी इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो नाउ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द परमानेंट, मतलब जो मेंबरशिप है उसके लिए भी इंडिया की ये आर्ग्यूमेंट्स है। नाउ आप एक छोटी सी चीज़ समझ रही कि जो एडिटोरियल दे रखा है शशि थरूर जी ने, उससे रिलेटेड पॉइंट ही है, इसको एक बार समझ लो, फिर मैं एक साथ ही आपको 5 मिनट समझा दूंगा। एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक G4 बन चुका है, मतलब यूएनएससी में नहीं बना है लेकिन अलग से G4 बना है, जिसके अंदर एक तो इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान, ये चारों देशों ने ग्रुपिंग कर दी है कि ये चारों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। किसके अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चारों देशों को परमानेंट सीट मिले, इसके लिए चारों देश एक साथ आए हैं और ये एक दूसरे की वकालत करने का काम करेंगे। उसके अलावा ये G4 भी समझ में आ गया। 8 बार इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। इशू क्या है सबसे बड़े, और जो इश्यूज़ है वही शशि थरूर जी ने डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको सिंपल फॉर्मेट में समझा देता हूँ। उस एडिटोरियल के अंदर जो सार लिखा हुआ है कि आप सोचिए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस और उसके अलावा चाइना और फ्रांस, ये सब वर्ल्ड के अंदर जो नॉर्थ वाली कंट्रीज़ है उसके अंदर आते हैं। तो क्या साउथ कंट्रीज़ का कोई रोल नहीं है वर्ल्ड के अंदर, जिसमें अफ्रीका के 54 मेंबर्स आ गए हैं। उसके अलावा जो साउथ अमेरिका है, उसके अलावा इंडिया जो कि एशिया के अंदर है, ऐसे बहुत सारे देश है।
जो इजिप्ट, इजिप्ट बोलता है कि हम इस विश्व की सबसे पुरानी मतलब कल्चरल हमारी सभ्यता है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता इजिप्ट है। इजिप्ट, उसके अलावा जो मिस्र की सभ्यता बोलते हैं हम, उसके अलावा हर देश की अपनी अपनी सभ्यताएं है। तो इस तरह सभी देशों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड वाइड लेवल पर कोई भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी भी केवल 5 लोगों को ही परमानेंट मेंबर बना रखा है। तो इस तरह वी नीड टू चेंज। अभी इंडिया के अंदर हमने सारी चीज़ें चेंज हो गई है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है, डाइवर्सिटी बढ़ गई है, इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी इंडिया को परमानेंट 5 में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि उस जो काउंसिल है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें रिफॉर्म की एक्चुअल में नीड है। अब वो अगर पुरानी संस्था को पहले उन्होंने बोला था कि यूएनएससी की 50वीं जब वर्षगांठ होगी तब हम इसमें चेंज करेंगे, उसके बाद 60वीं मीटिंग, उसके बाद 75वीं मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अगर सिर्फ 5 लोग उसके वीटो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह ये वर्ल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो ऑलरेडी फेल हो चुका है किसके अंदर, उसके वीटो पावर को मिस यूज करने में। रशिया यूक्रेन के वॉर में भी उनका कोई डिसीजन काम नहीं आया था, क्योंकि जो फाइटिंग करने वाली कंट्रीज है वो 5 कंट्रीज ही है, जिसके अंदर रशिया और यूएस का वॉर रहता है। यूके, अभी इजराइल के अंदर भी यूएस का रोल है। उसके अलावा उससे पहले रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, तब भी यूएस का रोल था। इस तरह जितने भी वॉर हो रहे हैं उसमें रशिया और यूएस का सबसे बड़ा रोल है। तो अगर रशिया और यूएसए का रोल है तो जो आप परमानेंट 5 भी अगर वर्ल्ड वाइड युद्ध को छेड़ने का काम करेंगे तो सबसे बड़ी रिफॉर्म की जरूरत है। और आप ही डिसीजन ले रहे हो, आप ही लड़ाई कर रहे हो, आप ही फाइटिंग कर रहे हो तो नहीं चलेगा। तो शशि थरूर जी ने बोला है कि देयर इज नीड टू चेंज, मतलब इसके अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में अब चेंज करने की जरूरत आ गई है। और अब सही समय है कि आप सभी, भारत, जापान, जो ये 4 देश है, ब्राज़ील, उसके अलावा एक तो इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, उसके अलावा इजिप्ट, या तो आप ये इन सब देशों को परमानेंट 5 के अंदर इंक्लूड करो। उसके अलावा अफ्रीका के अंदर से भी साउथ अफ्रीका या कोई भी ऐसे एक मेंबर्स को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि अफ्रीका की 54, अफ्रीकन यूनियन में 54 कंट्रीज है। उसके अलावा साथ में या फिर एक सेमी परमानेंट काउंसिल बनाओ। अभी परमानेंट मेंबरशिप वाले हैं तो एक सेमी परमानेंट मेंबरशिप बनाओ जिसके अंदर सभी देशों का रिप्रेजेंटेशन हो और उनके डिसीजन से यूएनएससी बाध्य हो, ऐसा कुछ हो, तभी जाके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो रिफॉर्म होंगे वो समाज के लिए और विश्व के लिए हितकर हो सकते हैं। और उसी कारण जो विश्व में पीस की जो संभावना है वो बढ़ेगी। तो ऐसा शशि थरूर जी का मानना है। अब इशू क्या है, लॉस ऑफ रिलेवेंस। धीरे धीरे यही जो इशू शशि थरूर जी ने बताए वही है कि अभी धीरे धीरे यूएनएससी का रिलेवेंस खत्म हो चुका है। धीरे धीरे उसका रिलेवेंस जो कि परमानेंट मेंबरशिप वाला खत्म हो रहा है। मल्टीलेटरलिज्म यानी बहुध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है। वो रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर भी यूएनएससी के डिसीजन कुछ काम के नहीं थे। उसके अलावा मिसयूज ऑफ वीटो पावर, क्योंकि उनके वीटो पावर का मिसयूज किया जाता है पाकिस्तान में के अगेंस्ट। अगर पाकिस्तान के किसी आतंकवादी के अगेंस्ट कुछ भी अगर यूएनएससी के अंदर कुछ भी रिजोल्यूशन लाया जाता है तो उस पर वीटो कौन लगाता है, चाइना लगाता है। रशिया ने खुद के केस के अंदर वीटो लगा दिया था अभी रशिया यूक्रेन वॉर के केस में। तो इस तरह मिसयूज ऑफ उनके वीटो पावर का मिसयूज किया जाता है। तो ये भी सबसे बड़ा इशू है। नाउ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक सुन लो, सीबीआई रजिस्टर्स FCRA केसेज अगेंस्ट न्यूज़ क्लिक अदर्स। तो सीबीआई ने रजिस्टर किया क्योंकि न्यूज़ क्लिक, अभी न्यूज़ क्लिक है उसको चाइना से फंडिंग मिल रही है, ऐसा सीबीआई बोल रही है। तो इसलिए उन्होंने उस केस को रजिस्टर किया है FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के थ्रू। अब इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्ट। इसके अंदर ये किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। रेगुलेट करता है फॉरेन फंड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फॉरेन फंड्स है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इंडिया के अंदर कितने टोटल 22 लाख से ज़्यादा एनजीओ बने हुए हैं, उसमें से केवल 10% ही अपना एनुअल इनकम स्टेटमेंट और मतलब एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट सबमिट करते हैं। सीबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से केवल 10%, 22 लाख एनजीओ में से केवल 10% सबमिट करते हैं। तो हमारे पास डेटा ही नहीं है। तो इसके लिए 2020 में एक अमेंडमेंट किया गया था इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कि एनजीओ जितने भी रजिस्टर्ड एनजीओ है उनको एक डेजिग्नेटेड अकाउंट खोलना पड़ेगा। मेन ब्रांच ऑफ एसबीआई इन द कैपिटल, यानी दिल्ली जो हमारी कैपिटल है इंडिया की, उसके मेन एसबीआई की जो मेन ब्रांच है उसके अंदर आपको एक डेजिग्नेटेड अकाउंट खोलना पड़ेगा सभी एनजीओ को। और एनजीओ इनका रेगुलेशंस क्या है, तो ये रेगुलेट करते हैं फॉरेन डोनेशंस को और इंश्योर करते हैं कि जो भी ये कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की, जो हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट ना करे। और ये फॉरेन डोनेशंस को रेगुलेट करने का काम करता है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ये सबसे पहले 1978 में आ गया था, उसके बाद इसमें 2010 में भी अमेंडमेंट हुए, 2020 में भी अमेंडमेंट हुए। इस तरह ये एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। मेरे हिसाब से सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पढ़ लिया है, उसके अलावा प्रेस फ्रीडम को पढ़ा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पढ़ लिया है जिसके अंदर रेगुलेशन 1373 और 1267 तो टेररिज्म से रिलेटेड है। अब मेरी बात सुनिए, एक तो टेररिज्म से रिलेटेड मतलब रिजोल्यूशन 13 से मतलब 1373 और 1267, और एक रिजोल्यूशन है 1540 जो न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के अगेंस्ट रिजोल्यूशन को पास किया गया था। एक नॉन प्रोलिफरेशन कमेटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और उसके अलावा अपन ने यूएनएससी पढ़ लिया है, 1945 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और प्रेस फ्रीडम को अपन ने देख ही लिया है हम सब ने मिलके। एक याद रखना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, उसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लॉन्च किया जाता है और इंडिया की रैंकिंग 161 थी अमंग 180 कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आ गया। CIC इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पढ़ लिया, RTI एक्ट 2005 पढ़ लिया था जो कि फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। उसके अलावा हमने ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन राहत और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आज पढ़ लिया है हमने। तो इस तरह हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं।
थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप इसको 1.25 करके देख लीजिए। उसके अलावा अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि मैं अपने टेलीग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ जिसके अंदर आप जुड़ जाइए, उसके अंदर हम अगले दिन तक आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी इशू लगता है तो आप कमेंट कीजिए, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।